टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं राजश्री अवस्थी शुक्ला, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ से आपके लिए ये इतिहास विषय, भारतीय इतिहास के कुछ विषयों में से पहला अध्याय लेकर के आई हूँ। और इस अध्याय का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। तो इस ईंटें, मनके और अस्थियां, इस अध्याय में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हमारे अध्ययन का क्षेत्र रहेगा कि ये हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसका उदय कब हुआ, इसका विस्तार कहाँ तक था और इसकी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन इस समय उन लोगों का कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग उदय की बात करते हैं। तो कोई भी सभ्यता या संस्कृति जब उदय होती है तो वो अचानक से प्रकाश में नहीं आती है, क्रमशः उसका धीरे धीरे विकास होता है। तो जो हड़प्पा का जो मुख्य फेज जिसको हम कहते हैं उन्नत हड़प्पा काल, उससे पहले भी वहां पर संस्कृतियां थी जिसको कि पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा गया, संस्कृतियां कहा गया, और इसके पश्चात जो संस्कृतियां थी उनको परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां कहा गया। तो एक प्रकार से ये जो लूप होता है, अगर ऐसे हम देखें तो यहाँ पर ये हमारी पूर्ववर्ती हड़प्पा संस्कृतियां हैं और ये परवर्ती हड़प्पा सभ्यता हैं, और ये जो पूरी संस्कृति है यह उन्नति काल हमारा हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष का काल रहा है। इसका विस्तार की बात करेंगे हम लोग इसमें, और इसके जीवन के बारे में बात करेंगे। जीवन के हर पहलू के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी खोज कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, पुरातत्व विज्ञान का इसमें क्या योगदान रहा, इसका विस्तार कहाँ तक था और इसका नामकरण क्या हुआ, क्यों हुआ। खोज सर्वप्रथम 8वीं शताब्दी में इन क्षेत्रों से कुछ ऊंचे ऊंचे टीलों से ईंटों की प्राप्ति हुई, जिसमें लोगों ने अपने घरों मकानों को बनाने में प्रयोग कर लिया। फिर जब 1856 के बाद रेलवे लाइन पड़ी तो इन ईंटों का प्रयोग उन रेलवे लाइन को बनाने में कर लिया गया। बाद में जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई, उसके पश्चात यहाँ पर क्रमशः एक पुरानी सभ्यता का पता चला, जिसको एक क्रम से उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से वहां पर उत्खनन करवाया और इस सभ्यता को प्रकाश में लाया गया। तो सर्वप्रथम 1921 में इस हड़प्पा क्षेत्र का पता चला, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि पुरातत्व विज्ञान में यह नियम है कि जिस स्थान से पहली बार कोई भी अवशेष प्राप्त होगा, पुरावशेष प्राप्त होगा, और उसके पश्चात दूसरे क्षेत्रों से भी, चाहे वो कितनी भी दूर हो, अगर समान पुरा संस्कृतियां पुरावशेष प्राप्त होते हैं तो उनको पहले स्थान के नाम पे ही उनका नामकरण किया जाता है। इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति कहा गया। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो, जो कि एक दूसरा विशाल नगर था, इसका उत्खनन हुआ। यहाँ पर इसके बारे में पता चला हड़प्पा के जो भी पुरावशेष थे बहुत ज्यादा संरक्षित नहीं रह गए थे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें इंटरफेयर किया था, जबकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बनिस्बत काफी सुरक्षित, वहां से हमको पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व विज्ञान पुराने जो वस्तु, आभूषण या जो भी सामग्री हमको प्राप्त होती है उसका एक क्रमबद्ध निश्चित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जब उसका अध्ययन किया जाता है तो यह पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। और इसी में पुरावशेष, चाहे वो आभूषण हो, मनके हो या अस्थियां हो, बर्तन हो, कलाकृतियां हो, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो उसी के माध्यम से हम अपने इतिहास का पुनर्निर्माण कर पाते हैं कि उस समय लोग कैसे रहते होंगे, क्या खाते पीते होंगे, क्या पहनते होंगे और उनका सामाजिक जीवन कैसा रहता होगा। इसका विस्तार, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं कि यह हमारे भारत के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। अविभाजित भारत के पूरे उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में यह विकास हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये पूरा क्षेत्र आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, जो कि लगभग त्रिभुजाकार है। यहाँ देखिएगा आप, ये इसका पश्चिम पॉइंट है,
सुतका गेंडोर, यहाँ से लेकर के ये मांडा जो कि कश्मीर में इसका प्रमुख क्षेत्र है, और कश्मीर से लेकर के यहाँ भगतराव, दायमाबाद, और फिर ये देखिए पूरा एक त्रिभुजाकार क्षेत्र लगभग हमको मिल रहा है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और इतनी दूरी होने के बावजूद यहाँ से जो भी सामग्री मिली है उसमें बहुत ही ज्यादा समानता है। सब एक जैसे बर्तन हैं, एक जैसे बनाने की उनकी मनके की फैक्ट्रियां हैं, सारी चीजें लगभग हमको एक जैसी ही उस पर प्राप्त होती हैं। तो इसका विस्तार अब के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में है। नामकरण, तो इसमें हमने पहला नाम लिया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि जैसा आपको बताया हमने पुरातत्व में पहले स्थान पर जो वस्तु प्राप्त होती है उसी के नाम पे होता है। दूसरा हमने कहा सिंधु घाटी की सभ्यता, ये हमारी सिंधु नदी है। इस सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां जो हैं उनके पास में ही ज्यादातर क्षेत्र मिले हैं, इस वजह से इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इसके अलावा इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसमें कांस्य धातु की प्रमुखता है। इसलिए जबकि लोहा भी है और भी लोहा नहीं है, सोना है और भी धातुएं हैं, लेकिन लोहा नहीं है। ये लोग लोहे से बिल्कुल अपरिचित हैं। तो कांस्य की बहुत ज्यादा बहुतायत के कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसके हम प्रमुख जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखेंगे, विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले इसके देखेंगे कि एक नगरीकरण है। नगर हमको यहाँ पर नगरीय संरचना प्राप्त होती है। तो नगर निर्माण योजना में जो पहला क्षेत्र है वो हमारा दुर्ग और नगर है। पूरा जो नगर है वो दो भागों में बटा हुआ है, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। तो पश्चिमी भाग ऊंचे टीले पर बना हुआ है जिसको दुर्ग कहा गया है, और जो बनिस्बत थोड़ा नीचाई पे है और वो बड़ा क्षेत्र है उसको नगर कहा गया, जिसमें सामान्य लोग रहते होंगे। ऐसा माना गया कि जो ये दुर्ग का क्षेत्र है यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग रहता होगा, और जो नगर है उसमें सामान्य जीवन जीने वाले लोग रहते होंगे। और एक ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये पूरा जो दुर्ग है वो एक प्राचीर से घिरा हुआ है। पूरा नगर और दुर्ग, जिसको आगे हम देखेंगे, पूरा एक प्राचीर से घिरा हुआ रहता है। दूसरी इसकी प्रमुख जो विशेषता है वो है भवन निर्माण योजना। भवन एक निश्चित क्रम से बनाए गए हैं, उनमें जो विशेषताएं हैं उनकी कि वो पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं, उनका एक निश्चित क्रम है। सड़कें हैं उनकी क्रम से विभाजित हैं, और वो आयताकार मकान बने हुए हैं। और उसमें क्या क्या खासियत है इसको आगे देखते हैं। इसी में आता है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, जो कि ऐसा माना जाता है कि सार्वजनिक कोई महत्व के अवसर पर यहाँ पर सब लोग स्नान करने के लिए आते होंगे, जैसा कि आज भी होता है। कोई भी पवित्र त्योहार होता है उसमें सब लोग पवित्र जल में स्नान करने की, या गंगा जल में, या कैसे भी, तो वैसा ही कुछ मान्यता उनकी रही होगी। तो इसीलिए सार्वजनिक स्नानागार मिला है। विशाल अन्नागार, ये उनके व्यापारिक स्तर को दिखाता है कि ना केवल देशीय बल्कि विदेशी व्यापार भी ये लोग करते थे। बड़ा सा हमको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों स्थानों से विशाल अन्नागार मिले हैं, और इन अन्नागारों में अन्न को रखने की, कोठार में, गोदाम में सामान रखने की पूरी जगह थी, और इसके साथ में कमरे बने हुए थे जिसमें कि कारीगरों को या जो मजदूर हैं, कृषि मजदूरों को रहने की भी वहां पर स्थान मिला था। और ये नदी के किनारे हैं ताकि जल व्यापार से भी इनका आसानी रहे। और जो सार्वजनिक भवन है जिसको कि एक सभागृह माना जा सकता है, जो कि स्तंभों पर बने हुए हैं, ऐसा एक संरचना मिली है जो कि पूर्ण नहीं है, खंडित है। आगे हम लोग देखेंगे। तो ये आपको हमने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा है वो तो थोड़ा सा बेतरतीब हो चुका है, लेकिन ये मोहनजोदड़ो का पूरा नगर की रूपरेखा है। यहाँ हम लोग देखेंगे तो ये दुर्ग है, पश्चिम के क्षेत्र में दुर्ग है, और ये पूर्वी क्षेत्र में जो इस सामान्य नगर है। इस दुर्ग की फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे विस्तार से इसको। तो ये हमारा अन्नागार मिलता है, ये हमारा स्नानागार है, और यहाँ पे ये सार्वजनिक भवन है। तो इस प्रकार से ये पूरी दुर्ग की संरचना है, जो कि थोड़ा ऊंचाई पे ईंटों से बना करके उस ऊंचे स्तर पर वहां पर इसको निर्माण किया गया। और ये निचले स्तर पर जो नगर है वहां पर शवाधान के लिए पूरा एक एरिया अलग था। और ऐसे ही ये जो ये बने हैं, ये मकान हैं जो कि एक क्रम से बने हुए हैं, निश्चित क्रम से इनका निर्माण किया गया है। तो इनकी पहचान जो हमने आपको बताई, सबसे पहले सड़कें जो हैं वो समकोण पर एक दूसरे को काट रही हैं। छोटे गलियों से लेकर के बड़े बड़े राजमार्ग तक प्राप्त हुए हैं। 3 फीट से लेकर के
33 फीट तक की वहां पे गलियां प्राप्त हुई हैं, जो कि समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं इस प्रकार से, और फिर अंदर पतली गलियां हैं और यहां जाकर के मकानों का निर्माण हुआ है। इन मकानों की जो प्रमुख विशेषता है वो है कि एक वर्ग में एक आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। हर घर में आंगन है, आसपास उसके कमरे बने हुए हैं, और उन कमरों में क्रमशः रहने का कमरा, कुछ कार्य करने का कमरा, और दूसरा एक स्नान गृह अवश्य बना हुआ है, और उस स्नान गृह में कुएं भी अवश्य बने हुए हैं। तो ये इनकी एक दूसरी खासियत है कि हाइजीन का भी ध्यान रखते हुए, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखते हुए स्नानागार भी घर में ही है, कुआं भी है, और उसके अवशेष जल को निकालने के लिए वहां पर नालियां भी हैं। जो ये सफाई व्यवस्था है ये बहुत ही उन्नत प्रकार की मिली है। जो वहां की नालियां मिली हैं, घर से क्रमशः उन नालियों से गंदा पानी निकल करके बड़े नाले में जाता था, और वो बड़ा नाला बाहर जाकर के शहर के बाहर डंप कर दिया जाता था। खास बात ये है कि ये नालियां ढकी हुई ईंटों से बनी हुई हैं, पक्की ईंटों से बनी है, और उसके ऊपर ढका हुआ भी है, और कुछ कुछ दूरी पर ऐसे मेनहोल टाइप के गड्ढे बने हैं कि उनको हम हटा करके सफाई भी उनकी नियमित की जा सकती रहती होगी, और उस जो भी गाद सामग्री वहां से निकलती होगी गंदगी, वो सड़क के किनारे भी उसका अवशेष मिला है। तो ऐसा माना गया कि हमेशा ऐसा नहीं रहा होगा, कुछ रह गया होगा। फिर हम लोग देखते हैं प्रकाश व्यवस्था। तो जो बड़े राजमार्ग हैं उन पर प्रकाश की व्यवस्था भी थी, कुछ स्तंभ रहते होंगे उनके ऊपर, दिन या रात के लिए ऐसा प्रकाश व्यवस्था की गई होगी। जल निकास प्रणाली, जो हमने आपको बताया कि ढकी हुई नालियां हैं, और सारा जल जो अवशेष गंदा जल है वो कैसे नगर से बाहर निकल करके एक जगह पे उसको डंप कर दिया जाता था। अब यहाँ देखेंगे हम इन लोगों का आर्थिक जीवन। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि की, क्योंकि मुख्यतः यह कृषि पर निर्भर रहता है। व्यक्ति कृषि से ही शुरू होता है, कृषि और पशुपालन। जब मानव ने विकास किया तो सबसे पहले उसने कृषि ही प्रारंभ की, पशुपालन और कृषि। तो कृषि आकर के यहाँ पर इतनी विस्तृत हो गई कि उसने व्यापार का रूप भी ले लिया। कृषि में यहाँ पर गेहूं, जौ और भी तमाम प्रकार के अनाज उपजाए जाते थे, दालें थी, लेकिन यहाँ से चावल के अवशेष बहुत ही कम प्राप्त होते हैं। उन्नत किस्म के गेहूं और जौ यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और कालीबंगा नामक स्थान से हल्के कुंड की जो हल होता है उससे जो रेखा बनाई जाती है खेत में, वहां पर ऐसे दो कुंड मिले हैं, अर्थात कि वहां पर दो फसलें एक साथ उगाई जा सकती होंगी। ऐसी टेक्निक का भी इन्होंने निर्माण कर लिया था। इस प्रकार से बनाते थे भोजन। ये लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। दूध, क्योंकि वहां से बैल मिलता है, और गोधन के कारण वहां पर गाय अवश्य होगी, और गाय और बैल का प्रमाण जो उनकी मोहरों से मिलता है, हमें मोहर यहाँ पे सबसे ज्यादा प्राप्त हुई हैं, तो उन मोहरों पर जानवरों का अंकन है, और उसमें जो बैल बना है उससे हम कृषि से भी उसका कार्य करवाते थे। हल और कृषि के लिए इसमें बैल का प्रयोग करते थे। भोजन में दालें, गेहूं, जौ और बाकी सामान, दूध, दही, इसके अलावा जो भी दुग्ध निर्मित पदार्थ है वो सब खाते रहे होंगे। पशुपालन, जो इनके प्रमुख पशु हैं उनमें आपके बकरी है, मुर्गी है, बहुत सारे और भी है इस प्रकार के, बत्तख, ये सब यहाँ पर हमको पशु मिलते हैं जो कि इन्होंने पाले हैं। कुत्ता भी है। वांडा में एक जगह पर ऐसा शवाधान मिला है जहाँ पर कुत्ता भी शव के साथ दफनाया गया है। तो यानी कुत्ता भी इतना प्रिय और अपना पालतू रहा होगा। जंगली पशुओं में हमको जो प्रमाण है वो सारे मोहरों से ही प्राप्त होते हैं, जिसमें कि हाथी है, और हाथी, हिरन, बाघ, गेंडा, बहुत प्रकार के और हमें जीव जंतु यहाँ पर दिखाई देते हैं। नाग है। तो ये सब जो जंगली पशु हैं इनका हम धार्मिक जीवन में भी प्रयोग वो देखेंगे, इनका महत्व। तो ये जंगली पशु हो गए। धातुएं, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसे की महत्ता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सोना बहुत बहुमूल्य उस समय नहीं था। सोना ज्यादातर मिला है, सब जगहों से मिला है, और सोना चांदी, लेकिन यहाँ पर लोहा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके अलावा जो बहुमूल्य पत्थर हैं विदेशों से आयात किए जाते थे, उनमें जैस्पर और लाजवर्त मणि और बहुत सारी और कार्निलियन मणि, मन के जो लाल रंग के होते हैं, उस प्रकार की बहुत सारी सामग्री इन धातुओं में और मनकों में प्राप्त हुई है। व्यापार, जैसा बताया हमने कि देशी और विदेशी दोनों व्यापार होते थे। जल मार्ग से भी होता था, स्थल मार्ग से भी होता था। और जल मार्ग का होने का मतलब है विदेशी व्यापार जल मार्ग से, अर्थात कोई ना कोई बंदरगाह रहा होगा, और ये बंदरगाह हमको गुजरात के लोथल नामक स्थान से प्राप्त होता है। पूरी बंदरगाह की संरचना है, और वहां से फारस तक की खाड़ी में यहाँ का
व्यापार होता था, वहां पर हमको मेसोपोटामिया की सभ्यता में दिलमुन और माकन नाम के दो स्थानों का प्राप्त हुआ है। वहां से हड़प्पाई मोहरों की प्रचुरता से उपलब्धता हुई है वहां पर, और वहां पर इसको सिंधु सभ्यता को मेलुहा नाम से जाना गया है। इसके आगे हम लोग देखते हैं तो बड़े बड़े शिप्स में, बड़े बड़े नावों में या जहाजों में ये सामान यहाँ से जाता होगा, क्योंकि इनकी मोहरों में नाव का प्रमाण मिला है। और ये नाव के ऊपर एक पक्षी भी बैठा हुआ है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दिशा के लिए उसमें एक चित्र बनाए रहते हैं कि हवा की दिशा पता चलेगी और वैसे भी दिशा पता चलेगी, तो पूरा नाव के चित्र का अंकन है। फिर हम लोग देखते हैं मापतौल। ये एक इनका अपना आविष्कार था जो इन्होंने किया था कि बाट बनाए थे, छोटे छोटे से जो हम लोग अपने सामान तौलते हैं उसके लिए एक निश्चित पैमाने पर इन्होंने बाट बनाए थे, जो कि बहुत दिनों तक ये अब प्रचलित रहे। इनके बाट 1, 2, 4, 8, 16 इस पैमाने पर बने हुए थे और ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थे। ऐसे ही बाट का काफी दिनों तक का प्रचलन बना रहा है, और अभी भी हम लोग कहते हैं ना कि 1 रुपए में कितना, 16 आने सच, तो ये उसी क्रम में ही ये इनका मापतोल इनका रहता होगा। पैमाने हैं, बटखरे हैं, स्केल है, शंख का बना हुआ, सीप का बना हुआ एक स्केल प्राप्त हुआ है, तो इससे कि मापतौल भी इनके यहाँ काफी अच्छे से इस पर इन्होंने वर्क किया था। मोहरे, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मोहरे सेल खड़ी की बनी हुई है, मुलायम पत्थर होता है जिसको कि उकेर करके उस पे ये चित्र बनाए गए और वो मोहरे बनाई गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं मनके। ये व्यापार में ये मनके बनाने, छोटे छोटे मनके हैं, ये सेलखड़ी के हो सकते हैं, किसी भी धातु के हो सकते हैं, सोने से कवर्ड हो सकते हैं, जैस्पर के हैं, कार्निलियन के हैं, किसी भी उसके चीज के हो सकते हैं। ये उसको मनके को बनाने का औजार है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये एक मोहर दिखाई दे रही है। ये मोहर कैसी है? व्यापारिक मोहर है। व्यापार में जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई वस्तु जाती है तो आज भी हम लोग उसको सील करते हैं, लाख से उस पर अपना कोई राजकीय चिन्ह अंकित करते हैं। तो यहाँ पर ये जो मोहर बनाई गई, ये उस व्यापारिक श्रेणी की अपनी मोहर रही होगी, उस पर उन्होंने वो चित्र अंकन किया होगा, और वो क्योंकि सामान सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके, इसके लिए इन मोहरों का प्रयोग किया जाता रहा। तो इन मोहरों में हमको बहुत सारे जानवरों का अंकन मिलता है, और ये पशु जो है ये सिर्फ एक नहीं है, मिश्रित पशु भी हैं। एक यहाँ पर 3D इमेज टाइप की मिली है कि उस पशु के 3 मुख हैं, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे, पूरा पशु यहाँ पर ऐसे बना हुआ है। तो ये 3D में भी बना हुआ, मतलब इनकी जो कला है वो इतनी उत्कृष्ट है। एक श्रृंगी जानवर का यहाँ पे बहुत सबसे पहले जो मिला था मुद्रा मोहर मिली थी, वो एक श्रृंगी जानवर की थी, जिसमें कि एक सींग उसका बना हुआ था और उस पर कुछ ऊपर लिखा हुआ था। वो लिपि जो है वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल में भी रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है, इतिहास से तुरंत पहले का काल, कि उसमें मानव ने इतना विकास करके अपना लिपि सृजित कर ली है, लेकिन वो आज का मानव उस लिपि को पढ़ नहीं सकता। तो उनकी जो लिपि है वो उन मोहरों पे हमको मिलती है। एक स्थान से हमको बहुत बड़ा एक पट्ट मिला है जिस पर कि काफी सारे चित्रों का अंकन है, वो मोहरों की लिपियों का, उसमें लिपि के उन अक्षरों का प्रयोग किया गया है, जिसको हम आगे देखेंगे। सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो किस प्रकार का इनका जीवन स्तर था। धातुओं के प्रयोग से और बाकी सामग्री के प्रयोग से पता चलता है कि ये लोग सामान्य जीवन भी व्यतीत करते थे, और जो प्रशासनिक वर्ग के थे वो कुछ बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करते थे। वहां से एक फयांस, एक वस्तु मिली है, फयांस से निर्मित छोटी छोटी शीशियां, वो संभवतः सुगंधित द्रव्य रखते होंगे। फयांस से घिसी हुई रेत, बालू, उसके मिश्रण से, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से वो बना रहा होगा, और उसमें सुगंधित द्रव्य रखते होंगे, या और वो थोड़ा सा महंगा है। तो ये महंगी वस्तुएं हमको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 ही स्थानों से मिलती हैं, बाकी जो थोड़े से कम विकसित क्षेत्र हैं वहां से कम मिलती हैं। जीवन स्तर इनका वहां काफी उन्नत रहा, क्योंकि देशी और विदेशी दोनों व्यापार होते थे। आभूषण, बहुत सारे आभूषण मिले हैं। इन आभूषणों में कंठहार है, सिर पर सजाने वाला मुकुट टाइप का भी है, कंगन है, बालियां हैं, दर्पण है, मनके की माला तो बहुत ही ज्यादा हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ से हमको आभूषणों के रूप में प्रयोग हुई मिलती हैं। और ये जो आभूषण है वो स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रयोग करते थे। कैसे पता चला? शवाधान से। दोनों ही शवाधान में हमको स्त्री और पुरुष दोनों के ही शवों पर आभूषण मिले हैं।
चलिए वेश विन्यास की बात कर लेते हैं। तो इनके यहाँ सूती ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र प्रयोग किए जाते रहे होंगे। इनका प्रमाण तो अभी नहीं मिला है क्योंकि वास्तव में कपड़ा तो गल गया जमीन के अंदर, लेकिन जो उसकी छाप हमको मिट्टी में मिली है उसको देख करके पता चला कि सबसे पहले कपास भी यहीं पर उपजाई गई और फिर यहीं से आगे बढ़ी। और सूती वस्त्रों में, क्योंकि यहाँ पर जो एक मूर्ति मिली है जिसको कि पुरोहित राजा की मूर्ति बोला जाता है, उसमें उस कला को हम लोग देखेंगे आगे भी कि किस प्रकार से उसको उसमें चित्रण का अंकन किया गया, कढ़ाई वगैरह जो भी है काफी अच्छे से होती थी। ये लोग सुई धागे से परिचित थे और उसका वस्त्रों को निर्माण करते थे। गृह पात्र, खाना बनाने के बर्तन अलग थे और शवाधान के बर्तन अलग थे। बनाने के पात्र, घर की संख्या, जितने भी लोगों के सदस्य की संख्या रहती होगी उस हिसाब से उनके खाना पकाने के पात्र थे। और ये जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो इस पॉटरी में एक विशेषता क्या है कि ये चित्रित है, इस पर विभिन्न प्रकार के चित्रों का अंकन किया गया है। सारे जो भी हमको वहां से मृत पात्र, मिट्टी के, पक्की मिट्टी के बर्तन मिले हैं उन सब पर ही इस प्रकार का चित्रण दिखाई देता है। खिलौने, खिलौने आप सब जानते ही हैं बेटा, खिलौने क्यों होते हैं? बड़ी वस्तुओं को छोटे बच्चों को समझाने के लिए हम ला नहीं सकते तो उसका एक प्रतिरूप या मॉडल उन बच्चों को दिखाया जाता है कि वो उस वस्तु से परिचित हो सके। इसी प्रकार के हमको यहाँ पर बहुत सारे खिलौने मिलते हैं। वो एक छोटा सा बंदर भी है, कुत्ता भी है, बैलगाड़ी भी है, बहुत सारे और खिलौने यहाँ से हमको मिले हैं। मनोविनोद के लिए आपस में ये लोग शिकार भी खेलते थे क्योंकि आखेटक ग्रुप है वहां पर, क्योंकि हमें पक्षियों के और मछलियों के वहां पर से अवशेष मिले हैं तो आखेट भी करते होंगे, सार्वजनिक कोई ना कोई उत्सव मनाते होंगे इस प्रकार से। और खेल खिलौने, पासा मिला है, यानी कि कोई द्युत जैसा भी कोई यहाँ पर खेल रहा होगा। अस्त्र शस्त्र, जो भी इनके औजार हैं, कृषि से संबंधित एक औजार हैं और दूसरा इनके युद्ध से संबंधित औजार हैं। तो जो कृषि के औजार हैं वो ज्यादा तो नहीं, कांसे का हल इस प्रकार से मिला है लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में हमको प्राप्त नहीं हुआ है। शवाधान पात्र, जैसे हमने अभी बात की कि घर में खाना बनाने के बर्तन अलग थे, लेकिन ये शवाधान पात्र क्या थे ये आपके मन में जरूर विचार आया होगा। तो शवाधान, जब व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात उस मृतक को दफनाया जाता है तो ऐसा इन लोगों का विचार था कि उसके बाद भी जीवन है, तो उस जीवन में जो प्रयोग करेंगे, जो अपनी प्रिय वस्तुएं हैं वो लेकर के जाएंगे, तो उन बर्तनों में वो सारा सामान भर के उसके पास रख दिया जाता था और फिर उसको दफनाया जाता था। कुछ याद आया? ऐसा ही मिस्र के पिरामिडों में होता है, जहां जो हमको मिले हैं, जहां पर बड़े बड़े राजाओं को दफनाया गया और उनके साथ साथ उनकी सारी प्रिय वस्तुओं को दफनाया गया है। अब हम लोग धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। ये मातृदेवी की मूर्ति मिली है, बहुत ज्यादा लेडी फिगराइन वहां से प्राप्त हुए हैं, तो ऐसा माना गया कि वहां पर माता शक्ति की उपासना की गई होगी और ये मातृदेवी। और एक जो दूसरी मोहर मिली है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम लोग शिव से रिलेट कर सकते हैं इसको, कि ये शिव रहे होंगे, एक योगी की मूर्ति है, योग मुद्रा में वो बैठे हैं, आसपास उनके जानवर हैं और इसमें ये हमें पंचमुखी दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आज हमारे शिव पंचमुखी शिव की उपासना की जाती है, तो ऐसा ही योगी का चित्र यहाँ पर। और ये देखिए लिपि के कुछ अक्षर यहाँ पर हमको इस मोहर में दिखाई दे रहे हैं। पशुओं की पूजा है और वृक्ष, एक यहाँ पर हमको मुहर मिली है जिसमें कि एक स्त्री की योनि से वृक्ष की उत्पत्ति दिखाई दे रही है और पीपल के पत्ते भी हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो प्रकृति की उपासना है, वो प्रकृति देवी हैं जिससे कि सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और वहां पर पीपल के पत्ते, लिंग और योनि पूजा भी वहां पर हमें दिखाई देती है। इसी प्रकार से सूर्य की पूजा, सूर्य के लिए हमको वहां पर जो चिन्ह मिला है वो है स्वास्तिक, स्वास्तिक की मुहर मिली है, उस पर स्वास्तिक का चिन्ह जो कि सूर्य की दिशाओं के लिए, पूरी दिशाओं में और सूर्य के प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है, ये स्वास्तिक का चिन्ह वहां से मिला है। नाग पूजा, सप्तमातृकाओं और इन नाग मूर्तियों का भी हमें मुहर में अंकन दिखाई देता है। राजनीतिक जीवन में ये देखिए, जिस हम पुरोहित राजा की बात कर रहे थे, ये वो पुरोहित राजा है और इसके वस्त्रों को देखिए जो कि दाहिने कंधे से बाएं कंधे की ओर जा रहा है, इस पर पुष्प बने हुए हैं और माथे पर इनके एक पट्टी बंधी हुई है, हेडगियर बंधा हुआ है और मुंह पर दाढ़ी भी है जो कि बिल्कुल क्रम से कटी हुई है, एकदम अच्छे से बने हुए हैं। तो ऐसा पूरा शहर जो बना है, जो एक निश्चित नियम से बना है, तो उसको देख करके ऐसा जरूर लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई राजा या प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी। लिपि इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण हमने बताई, लिपियों में 375 से 400 हमें अक्षर मिले हैं। यद्यपि कि उसको पढ़ना अभी संभव नहीं हुआ है, लेकिन इन लिपियों के कुछ अक्षर ये हैं।
सभ्यता का पतन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसे जिस प्रकार से उन्नति हुई थी उसी प्रकार उन सब संसाधनों की कमी होती चली गई। कभी बाढ़, कभी महामारी, कभी कोई आक्रमण, इस प्रकार से अनेक कारण हुए, कोई भी एक कारण नहीं था। भौगोलिक परिवर्तनों के कारण इन सब में धीरे धीरे गिरावट आई और उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियां बनती चली गईं। ये देखिए, ये एक शवाधान का चित्र है। इस पर यहाँ पर और यहाँ गले में आभूषण है, ये इसके पात्र रखे हुए हैं और ये हमारी उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृतियां, जिसको झांकर और झूकर संस्कृतियां कहते हैं, ये यहाँ पर है और यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये संस्कृति पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुई, इसमें धीरे धीरे पराभव इसका हो गया। तो हमने अपने इस अध्याय में जो पूरा पढ़ा, सिंधु सभ्यता का काल पढ़ा, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, यह इसका माना हुआ काल है, जो कि कार्बन डेटिंग के हिसाब से निकला हुआ है। इसका विस्तार पढ़ा, जनजीवन, धार्मिक मान्यताएं, अर्थव्यवस्था और सारे जीवन को हमने यहाँ पर इसका सभ्यता का पराभव भी पढ़ा। अब आपको करना क्या है कि पहली बात तो आप मानचित्र कार्य करेंगे कि ये हमारे मानचित्र, हमारे भारत के मानचित्र में कहाँ पर ये क्षेत्र है, इनको देखना है। इसकी प्रमुख विशेषताएं आप लोग अच्छे से समझेंगे और लिखेंगे। अच्छा, आपके आसपास आपके शहर में कोई अगर म्यूजियम हो तो वहां अवश्य जाइएगा, वहां उन सामग्रियों को देखिएगा और फिर देखिएगा आज की वस्तुओं में और उन वस्तुओं में क्या मेल है, क्या बेमेल है, क्या अंतर है। इसको एक सूची बनाइएगा और इसमें पूरा हम लोग एक प्रकार से फिर से इतिहास का पुनर्निर्माण करेंगे और फिर मिलेंगे। नमस्ते, धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि बच्चों, आज हम आपके बीच ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं और मैं आपके बीच आयुष्मान एक विज्ञान विषय से संबंधित टॉपिक लाया हूं, जो कक्षा 10 का प्रथम पाठ है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस पाठ को पूरे मन से पढ़ेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारे दैनिक जीवन में ऐसी कौन सी घटनाएं घटती हैं जिनके द्वारा हम उन रासायनिक प्रक्रियाओं को समझ पाते हैं। तो आइए बच्चों, आज हमें क्या क्या पढ़ना है, उसकी क्या रूपरेखा है, पहले तो मैं आपको उससे परिचित कराऊंगा और उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा उस विज्ञान की दुनिया की ओर जहां आपको बहुत आनंद आने वाला है। तो ठीक है बच्चों, आप सभी लोग तैयार हैं? जैसा कि बच्चों हम देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि हमारी जो आज आपके बीच एक चर्चा हो रही है, जो एक हम और आप आपस में जुड़ रहे हैं पढ़ाई के माध्यम से, तो इसमें हम आपस में कौन सी चर्चा करेंगे, किस विषय पर, किस बिंदु पर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये दैनिक जीवन में कैसी अभिक्रियाएं हो रही हैं? क्या हमारे आसपास रोज ये अभिक्रियाएं हो रही हैं? क्या हमारे जीवन से ये जुड़ी हुई हैं? इनकी हम लोग खोज करने का छोटा सा प्रयास करेंगे। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो हो रही हैं, उनका होने का कारण क्या है? आखिर क्या कारण है जिनसे ये घटनाएं घटित हो जाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं संभव होती हैं। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी प्रकृति में, हमारे दैनिक जीवन में संभव होती हैं, उनको हम सूत्रों के माध्यम से सरल रूप में कैसे रूपांतरित करेंगे, कैसे उनको अभिव्यक्त करेंगे, जिन्हें हम रासायनिक समीकरण का नाम देते हैं। इसी के क्रम में हम लोग रासायनिक समीकरणों के संतुलन पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो उत्पाद बन रहा है अभिकारकों के द्वारा, वो कैसे बन रहा है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हमने बहुत सारी बातें रसायन तत्वों के बारे में जानी है और आज ये उसका एक अगला कदम है।
कक्षा 10 में हम इनमें कुछ आगे और चीजों को जोड़ते हुए बढ़ेंगे और इस पूरे सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमने क्या सीखा है और हम आपको कुछ गृह कार्य भी देंगे जिसमें आप लोग इस पूरी पढ़ाई को, ये जो आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, इसको अच्छे से और समझ पाएं। गृह कार्य इसलिए नहीं है कि ये हमें एक काम दे दिया गया, गृह कार्य इसलिए है कि हमने जो भी परिचर्चा की, जो भी हमने डिस्कशन किया, जो भी हमने बातें की, ये सारी बातें हमारे संज्ञान में हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो कोई भी बात घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमसे डिजिटल माध्यम से जुड़ सकते हैं और हमसे प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर आपको मेल आईडी वगैरह भी दी होगी, आप उस पर मेल करके भी अपने प्रश्नों को जान सकते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप लोग सब लोग तैयार हैं विज्ञान की इस दुनिया में जाने के लिए? चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्या होता है जब, आइए विचार करें, क्या होता है जब गर्मियों के समय में जब हम कमरे के टेम्परेचर पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। तो कभी आपने गौर किया, लोहे की कील, तवा, तसला को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, अर्थात नमी में जब हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या होगा? शरीर द्वारा भोजन का पाचन, हम भोजन करते हैं और हमारा भोजन पच जाता है। यह प्रक्रिया कैसे होती है? और यहां तक कि हम जब श्वसन करते हैं, जब हम सांस अंदर बाहर करते हैं, तब भी हमारे अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। क्या कभी आपने गौर किया कि कुछ जो परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं, ये परिवर्तन किस प्रकार से संभव हो पाते हैं? जैसा कि दूध को हम खुला छोड़ देते हैं तो क्या घटना घटित होगी? दूध या तो फट जाएगा या उसमें से दुर्गंध आने लगेगी। अब वो दूध क्यों फटा? उसमें ऐसी कौन सी रासायनिक प्रक्रियाएं हुई जिसके कारण उसमें इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हुई? उसी प्रकार से जब हम लोहे की कील को या तसले को, घर में कई सारे औजार होते हैं लोहे वगैरह के, आपने देखे होंगे, अगर उनको पानी में या खुले में छोड़ देते हैं जहां पे नमी होती है, तो आपने देखा होगा ना, उनमें जंग लग जाती है। और जब जंग लग जाती है तो उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, भूरापन आ जाता है। तो रंगों में भी परिवर्तन हो रहा है, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। हम भोजन करते हैं, कई सारे एंजाइम्स हमारे शरीर में, हमारे पाचन में होते हैं जिनके द्वारा हमारा भोजन पचता है। एसिड्स कई सारे हैं, वो भी एक रासायनिक प्रक्रिया का हिस्सा है और उस रासायनिक प्रक्रिया द्वारा वो भोजन हमारा पच जाता है। यहां तक कि सूर्य के प्रकाश को भी हम ग्रहण करते हैं, पौधों द्वारा श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो भी रासायनिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है। और हम लोग भी जब श्वसन करते हैं तो आपने कभी सुना होगा, पिछली कक्षाओं में भी आपके सर ने बताया होगा कि हम लोग ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं। तो आखिर ये ऑक्सीजन जाती है हमारे शरीर में, तो आखिर ऐसा क्या होता है कि जब वो बाहर हम छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल जाती है? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हमारे अंदर भी, हमारे श्वसन में भी जारी है। तो प्यारे बच्चों, इन सब चीजों को हम महसूस करना सीखें। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे हम महसूस अगर करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से उसके बारे में जान पाएंगे। विज्ञान के लिए हमें जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीजें, अब आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट रही होंगी, लेकिन शायद आपने कभी उन पर गौर नहीं किया, और इन घटनाओं के द्वारा हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और ऐसा अगर हो सकता था तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे। तो इन सब चीजों से हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से हमारे जो फसलें, कुछ चीजें खराब हो जाती हैं, घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण वो खराब हो जाती हैं, तो क्या हम उनको रोकने का प्रयास कर सकते हैं? तो ये विचार आपको करना है और आपको ये खोजना भी है कि जो बातें मैंने बताई हैं, जो दैनिक जीवन में घटनाएं घट रही हैं, क्या इनके अतिरिक्त भी कुछ हो रहा है? तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग और आगे की तरफ रुख करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब संपादित होती हैं तब
कौन कौन से प्रेक्षण हमें दिखाई देते हैं, अर्थात कौन कौन सी परिघटनाएं हमें दिखाई देती हैं, कौन कौन से प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ, उसकी जो शेप है, उसका जो डिजाइन है, उसका जो गुण है, वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? रंग में परिवर्तन। आपने कई सारे प्रयोग कक्षा 9 में किए होंगे और आप कक्षा 10 में भी कई सारे प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे कि कई सारी रिएक्शंस में, कई सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में हम पाते हैं कि जो हमारे पदार्थ हैं, हमारे जो तत्व हैं, उनमें परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। उनके रंगों में परिवर्तन उत्पन्न होता है, उनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो ये सब परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं? कहीं ना कहीं उनके अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं विद्यमान है। गैसों का निकास या उत्सर्जन, या तो गैसें अंदर आएंगी, या तो कहीं ना कहीं गैसों के द्वारा भाई कोई चीज संपर्क में जब आएगी तो क्या होगा, उनसे कुछ नई चीजें बनेंगी, कुछ नए आयाम बनेंगे। आपने रिएक्शंस कई सारी देखी होंगी। अगर ओपन वे में अगर हम कोई चीज को रखते हैं, कपूर को दे ले लें, वो हवा के साथ रिएक्शन कर लेता है, उत्सर्जन भी होता है। तो इन सब बातों को भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ऊर्ध्वपतन है, अपघटन है, अपचयन है, उपचयन है। इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है। लेकिन उसके पहले हमें अपने विषय के प्रति एक मनोरंजकता, एक रोचकता जरूर डालनी चाहिए, तभी वो विषय हमें इंटरेस्टिंग और अच्छा लगेगा। टेम्परेचर में परिवर्तन। तो इस प्रकार से कई सारी जो अवस्थाएं बदल रही हैं, ये अवस्थाएं हम देख पा रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के ये संभावित प्रेक्षण है। आइए बच्चों, आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा है कि हम अभी तक बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाएं। आखिर ये रासायनिक अभिक्रियाएं हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? तो कुछ पदार्थों के नाम हमें पता है, तत्वों के रासायनिक सूत्र भी हमको लिखाए गए, कुछ पदार्थों को हमको ओरली बताया भी गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, एक मैग्नीशियम लिखा हुआ है। तो अगर हम एक रासायनिक समीकरण को ले लें, या ये कहें कि कोई एक परिघटना घटी जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का संयोग हुआ और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो ये तो सरल एक शब्दावली हो गई कि दो चीजें हमने ली और उससे तीसरी चीज बन गई। लेकिन इसको हम रासायनिक सूत्रों के आधार पर कैसे व्यक्त करेंगे? तो जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, रासायनिक सूत्र के आधार पर हमने यहां पर इन चीजों को व्यक्त किया हुआ है। मैग्नीशियम का जैसा कि सिंबल हम जानते हैं क्या है, M, और ये M सिंबल है। तो इसके द्वारा हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा सिंबल है M, और इसको देखेंगे ध्यान से, और ये O2, तो ये हो गया क्या, ऑक्सीजन के रूप में, और ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम के रूप में। ठीक है, अब इन दोनों का संयोग हुआ और उससे हमें प्रोडक्ट मिला MgO। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया हमको। ठीक है, ये चीज हमको मिल गई यहां पे। अब आपके सामने ये समीकरण आ गई। अब इस समीकरण को देखकर आपको क्या लग रहा है कि इस समीकरण को अगर हम ध्यान से देखें कि क्या इसके दोनों पक्ष, एक पक्ष आपको इधर दिखाई दे रहा है और दूसरा पक्ष आपको इधर दिखाई दे रहा है, क्या ये दोनों पक्ष आपस में परमाणु भार के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से समान हैं, या इनमें कोई अंतर आपको दिखाई दे रहा है? चलो इसकी हम लोग गणना करेंगे और इसके आगे वाली स्लाइड में हम इसकी खोज करेंगे कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन कैसे किया जाएगा। तो यहां पर अभी ये मामला कुछ असंतुलित लग रहा है। ध्यान से देखिए, यहां मैग्नीशियम का एक परमाणु और यहां पर एक परमाणु, यहां पर एक है और यहां पर भी एक है। ठीक है, ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो यहां पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, जबकि यहां पर क्या है, 1 है। तो क्या हम इसको बैलेंस्ड रिएक्शन बोल सकते हैं, संतुलित अभिक्रिया बोल सकते हैं? हमारा उत्तर होगा नहीं। तो आखिर इसको हम कैसे संतुलित करेंगे, आइए इसकी चर्चा हम लोग यहां करते हैं। देखिए बच्चों,
रासायनिक समीकरणों के संतुलन के चरण। आज हम यही सब चीजों के बारे में जब अच्छे से जान जाएंगे तो हमारे लिए सब रासायन विज्ञान के ये समीकरण बड़े ही आसान लगने लगेंगे, इनमें कुछ भी कठिनाई नहीं महसूस होगी। तो बच्चों देखिए, आपके सामने एक रिएक्शन हमने लिखी है ZnH2SO4, ZnSO4 और हाइड्रोजन। अब जिंक की हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई और उस रिएक्शन के फलस्वरूप जिंक सल्फेट हमें प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। अब हम इसमें पता करेंगे कि ये संतुलित समीकरण है या नहीं। ऑलरेडी इसमें लिखा है संतुलित, लेकिन हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग काम ये करेंगे कि ये जितने भी इसमें तत्व हैं, ठीक है, जैसे कि जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इन सबको हम क्रमवार यहां लिख लेते हैं। देखिए, लिख लिया। अब इसमें दो पक्ष हैं, एक आपको बाएं हाथ की तरफ दिखाई दे रहा होगा और दूसरा आपको कहां दिखाई दे रहा होगा? दाहिने हाथ की तरफ। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, जो हमारा इस हाथ पर है अर्थात लेफ्ट हैंड साइड पर है, LHS लेफ्ट हैंड साइड पर है, और जो हमारा RHS साइड पे, राइट हैंड साइड पे, इनका नाम क्या है? ये वाला है हमारा अभिकारक। क्या है? अभिकारक, ठीक है। और इसके द्वारा जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, फाइनल जो हमें चीज प्राप्त हुई, ये है हमारा उत्पाद। ये हमारा है उत्पाद। अब एक तरफ हमने क्या किया? अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या को लिख लिया, अर्थात यहां पर किस तत्व के कितने परमाणु हैं, और यहां पर हमने क्या किया? उत्पाद में जितने भी परमाणु हैं उनकी संख्या को वहां पे लिख लिया। अब हम दोनों का आपस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहां पर जो तत्व Zn को ले लें तो Zn में इनके अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी आपको दिखाई दे रही है? 1। और हम यहां पर अगर देखें तो यहां पर कितनी दिखाई दे रही है? यहां पर भी 1। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। चलिए हाइड्रोजन को देखते हैं। यहां पर हाइड्रोजन के कितने हैं परमाणु? 2। वेरी गुड। और यहां पर कितने हैं? दिखाई दे रहा है ना आपको? ये देखिए, यहां पर भी 2 हैं। और इस प्रकार से ये भी बैलेंस हो गया, इसका मतलब ये भी बैलेंस्ड और ये भी बैलेंस्ड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सल्फर की ओर। सल्फर का चिन्ह S। यहां पर देखिए सल्फर के कितने परमाणु हैं? सही जवाब 1। वेरी गुड। और यहां पर देखते हैं कितने हैं भाई? वेरी गुड, 1। इसका मतलब ये भी क्या है? आपस में बराबर है। अब चलते हैं ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन के कितने हैं यहां पर? 4। वेरी गुड। यहां पर कितने हैं? 4। इसका मतलब ये भी आपस में बराबर है। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों पक्ष जो हैं, दोनों पक्षों के जो द्रव्यमान हैं, द्रव्यमान और उनके परमाणु क्रमांक परस्पर क्या हैं? आपस में बराबर है। तो ये हमारी कैसी समीकरण हुई? ये हमारी समीकरण हुई संतुलित समीकरण। ठीक है बच्चों, इस संतुलित समीकरण को हम और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, पिछले वाली स्लाइड में हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया था। हमने कहा था ये समीकरण आपको हम छोड़ के जा रहे हैं, ये कैसी है? तो आपके विमर्श में ये निकल के आया कि ये असंतुलित समीकरण है, ये संतुलित नहीं है। अब हम इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? यहां पर हमने क्या लिखा? तत्व। अब हमने लिखा यहां पर जो हमारा तत्व है, ठीक है, LHS ले लिया हमने, और इधर तरफ हमने क्या ले लिया? RHS। ठीक है, LHS का मतलब अभिकारक, और यहां पर क्या हो गया? उत्पाद। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं तत्व कौन कौन से यहां पर हैं। एक तो मैग्नीशियम है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? ऑक्सीजन है। आप यहां पर देखें तो आपको बाएं पक्ष में क्या दिखाई दे रहा है? मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? 1। और दाहिने पक्ष में देखिए मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? 1। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? आपस में बराबर है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हैं? बराबर है।
तो इस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर दोनों चीजें आपस में बराबर, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और ऑक्सीजन को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं आता हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कितने हैं भाई, 1। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, नहीं। तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। बच्चों कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि कोई भी जब रासायनिक समीकरण या कोई रासायनिक उत्पाद जब बनता है तो अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान सदैव बराबर रहते हैं, तो तभी वो संतुलित समीकरण होगी, अर्थात वो प्रॉपर रिएक्शन मानी जाएगी। लेकिन यहां पर कंडीशंस प्रॉपर नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, यहां पर मैग्नीशियम तो समान है लेकिन ऑक्सीजन क्या है, यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। तो क्या हम कर सकते हैं, यहां पर हम देखें तो क्या अगर हम 2 ऑक्सीजन कर दें तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम 2 ऑक्सीजन करते हैं तो यहां पर मैग्नीशियम कितने हो जाते हैं, यहां पर तो 1 ही रह जाता है और यहां पर मैग्नीशियम कितना है, 2 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहां पर भी हमको कितने मैग्नीशियम करने पड़ेंगे, 2। तो हमारी जो रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। अब ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम के कितने हो गए परमाणु, 2, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2। यहां पर देखिए मैग्नीशियम के कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन के भी कितने हो गए, 2। इसका मतलब ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अभी हम कई सारे इसमें प्रयोग करेंगे और कई सारे आपको प्रश्न देंगे, तो आपको बड़ा आनंद आने वाला है। तो बच्चों इसी क्रम में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अपनी स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और उसी के क्रम में हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बच्चों अभी हमने इसके पहले एक बैलेंस समीकरण को देखा था, अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक अनबैलेंस समीकरण को, और उस पर हम लोग कुछ काम करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है जिसको हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो इसको कैसे करेंगे, क्या हमको दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए मैंने अभी आपको कुछ बताया है। अगर बताया है तो आप ध्यान से देखिएगा और उसी प्रक्रिया के अनुपात में हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा और हमारी वो बैलेंस समीकरण हो जाएगी। कैसे होगी बैलेंस, आपके सामने एक आयरन और पानी, इन दोनों की रिएक्शन कराई जा रही है, Fe3O4 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है, क्या इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि यहां पर जो परमाणु हैं बराबर हैं? प्रथम दृष्टया तो बिल्कुल नहीं है। अरे यहां पर देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, हाँ ठीक, हाइड्रोजन तो 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन तो यहां पर 1 ही है और यहां पर कितने हैं, 4 हैं। तो इसका मतलब है ये पूरी तरीके से अनबैलेंस्ड है, अर्थात ये असंतुलित है। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे, इसके कुछ नियम हैं, अगर हम उनको फॉलो करेंगे, उनका अगर हम अनुसरण करेंगे तो हम बड़े आसानी के साथ में समीकरणों का संतुलन सीख सकते हैं। तो बच्चों देखें चरण 1 को, सबसे पहला काम कि जो समीकरण आपको दिखाई दे रही है उसके तत्वों और उनके परमाणु के जो स्वरूप हैं, कितने परमाणु हैं, परमाणु संख्याएं कितनी हैं, ठीक है, उसी के क्रम में उनको हम पहले लिखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमने यहां पर क्या लिखा, तत्व, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, अभिकारक, क्या है ये, अभिकारक। और ये क्या है हमारा, उत्पाद, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको हमने राइट हैंड साइड लिया। अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो Fe है, दूसरा H है और क्या है, O है, ठीक दिखाई दे रहा होगा आपको। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हैं तो Fe का कितना है परमाणु, 1 है, ठीक। हाइड्रोजन भी यहां पर 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। RHS में देखते हैं Fe कितना है, 3, ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 4। तो यहां पर चीजें आप देख रहे होंगे कि यहां पर तो 1 है, तो इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं है।
ये दोनों आपस में बराबर हैं, जबकि ये भी आपस में बराबर नहीं। तो जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किस तत्व के पास में है। सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किस तत्व के पास में है। तो हम यहां पर अगर देखें तो सबसे ज्यादा हमको किसमें दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन में दिखाई दे रही है। अब ध्यान से देखते रहिएगा, चीजें बहुत आसानी से समझने वाले हैं आप। सुविधा के लिए हमें सर्वप्रथम अधिक परमाणु वाले तत्वों को समीकरण संतुलन के लिए चुनना होता है। अब सबसे ज्यादा परमाणुओं की संख्या किसमें है, यहां पर ऑक्सीजन में है। तो हमने क्या किया कि पहले तो हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ठीक, तो हमारी रिएक्शन क्या थी यहां पर, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, यही तो हमको दी गई है संतुलित समीकरण। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा सबसे ज्यादा हमारा वो तत्व जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है उसको हमने चुना, और चुनने के बाद हमने क्या किया, उसको बैलेंस किया। तो यहां तो 4 है और यहां पर कितना है, 1 है। तो क्या यहां पे हम 4 से गुणा कर सकते हैं? ठीक है, कर लिया। अब आप बताइए कि अगर अब हम देखें तत्व, ठीक, Fe की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन की बात करें, तो इनमें क्या अंतर आया LHS में और RHS में? क्या अभी भी ये बैलेंस्ड हैं? अब तो और भी कुछ चीजें बदल गई। यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, जबकि यहां पर कितने हैं, 2 हैं। फिर से देखते हैं, Fe कितना है, यहां पर 1 है, यहां पर कितना है, 3। यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए अब, 8, जबकि यहां पर कितने हैं, 2। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 4 हो गया, और यहां पर भी ऑक्सीजन कितना है, 4। इसका मतलब हमने इसको तो बैलेंस किया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन अभी अनबैलेंस्ड है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसी नियम को अपनाएंगे, क्या, चरण 2 की भांति परमाणुओं को संतुलित करेंगे। अब ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा वह कौन सा तत्व है जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु है। तो आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा है। तो अब हम क्या किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। फिर से लिखते हैं अपनी समीकरण को, Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। तो अब क्या आप देख रहे हैं कि यहां पर कितने हैं, हाइड्रोजन 8 हैं। तो यहां पर कितने होने चाहिए कि 8 हो जाएं, 4, 4 दूना 8। अब आप देख पा रहे हैं कि समीकरण पूरी तरीके से इतनी एरियाज की पूरी कवर हो गई, एकदम सही हो गई। लेकिन अभी Fe यहां पर 3 है और यहां पर कितना है, 1। तो क्या यहां पर अगर हम 3 लिख दें तो ये हमारी बैलेंस समीकरण निकल के आ रही है? ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमारी जो बैलेंस समीकरण निकल के आई वो ये निकल के आई। और इसको हम फिर से आपके सामने स्पष्ट रूप से अभी लिख देते हैं। देखिए बच्चों, हमने 3Fe ठीक, और यहां पर हमने कितने H2O कर लिए थे, 4H2O, और यहां पर Fe3O4 पहले से ही था, और यहां पर 4H2। तो अब हमने देखा, अब इनको अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे सामने जो तत्व है, ठीक है, हमारे सामने जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो है LHS और RHS। और LHS और RHS को हमने यहां पर पूरी तरीके से बैलेंस कर लिया है। जल्दी से देखते हैं, ये Fe है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। Fe कितना है यहां पर, 3, यहां पर भी कितना है, 3, वेरी गुड। हाइड्रोजन यहां पर कितना है, 8, यहां पर भी कितना है, 8। ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 4, और यहां पर भी कितना है, 4। तो इस प्रकार से हमने ये समीकरण को बैलेंस कर लिया। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और आपको कुछ हम होमवर्क देंगे और उसके बाद अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। हमने सीखा एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक, उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उन भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करती है कि अगर हम उनकी प्रतीकात्मक रूपों में अगर देखें तो हमने प्रतीकात्मक रूप में अपनी समीकरणों को भी इससे पहले देखा हुआ है, जैसा कि आपने पिछले वाले अंक में देखा। दूसरा,
रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है, जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान हो। तो मुझे लगता है कि आपने आज जो संतुलित करना सीखा है, इसके हम कुछ प्रयोग भी करेंगे, और प्रयोग वो किस रूप में करेंगे, ये हम आपको देने जा रहे हैं होमवर्क, जैसा कि हमने आपसे पहले ही चर्चा की थी। और ये आप अपने स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है गृह कार्य, इसको आप मोबाइल से अपने खींच सकते हैं फोटो इसकी, और इसको करने का प्रयास करिएगा। अगर आपके मन में कोई भी किसी प्रकार की शंका है तो उसका समाधान हम सब लोग करेंगे। आपको मेल आईडी प्रोवाइड है और आप उस मेल आईडी पर अपनी बात को रख भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं महसूस कर सकता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जैसा कि आपका उत्साह दिखाई दे रहा है ऑनलाइन क्लासेस की तरफ, और बहुत ही मन से आप लोग पूरे साथ में लगे हुए हैं पढ़ने के लिए, और हम लोग भी पढ़ाने के लिए आपके साथ लगे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिर मिलेंगे एक नए अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। नमस्कार।